सीटेट। तो स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन है सेशन नंबर 6 कह सकते हैं, जिसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप लोग गलतियां खूब कर रहे हैं आजकल। और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आ जाइए आप लोग, जुड़ जाइए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। सीटेट के तो आसार नजर नहीं आ रहे होते हुए, देखते हैं क्या होगा। अब फाइनली जब तक ऑफिशियली ना हो आ जाए चीजें, तब तक कोई कुछ बोल नहीं सकता और बोलना चाहिए भी नहीं, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखती हूँ मैं आप लोगों के कमेंट्स अच्छे से वर्क कर रही होंगी होपफुली। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है जी। नोटिफिकेशन गया भी है या नहीं, या सीटेट नहीं होगा ये सोच के पढ़ना छोड़ दिया है? ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम एग्जाम आने पे ही पढ़ते हैं, वो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। खैर देखा जाएगा, अभी तो होना है कि नहीं होना है ना। चलो क्वेश्चंस करते हैं। पढ़ाई तो कर ही लो, जो होना होगा वो होगा ही, कौन रोक पाया है। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आया हो। और थोड़ी सी सीरियस चीजें चली रही हैं देश में, आप देख ही रहे हैं। हर तरीके से अगर हम देखें तो पेशेंस बनाए रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, और सीमा पर भी जो चीजें चल रही हैं उसके लिए बेहतर ही प्रे कर सकते हैं हम कुछ, है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च करेंगे, ठीक है। थैंक यू अनीशा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, देखिए 15 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 15 अगर आप ला पा रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छा माने, स्पेशली सीटेट की दृष्टि से भी, और वैसे भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। तो अगर आप आउट ऑफ 15 ला पा रहे हैं आज, तो आप खुश हो जाइएगा। इवन 13 तक भी जिनके आ रहे हैं वो अच्छा मानिएगा अपने आप को, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे। Which one of the following is a critique of theory of multiple intelligences? मतलब इनमें से कौन सी एक आलोचना है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की, ठीक है। क्रिटिक मतलब आलोचना है, किसकी आलोचना मतलब कुछ एक नेगेटिव पॉइंट इस थियरी के बारे में माना जाएगा। किसको? मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी 8 प्रकार की बुद्धि को हम कंसीडर कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट्स प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज अ होल। मतलब कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है? सिर्फ टैलेंट्स हैं लोगों में जो एज अ होल प्रेजेंट होते हैं, उनको इन्होंने अलग अलग बना दिया। साउंड नहीं आ रहा, कौन है ये महान व्यक्ति? ग्रेट प्रिया। फिर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कहता है मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देयर प्रोपेंसिटीज। भाई जो बच्चे हैं उनका रुझान किस तरफ है, इस चीज में हेल्प करता है मल्टीपल इंटेलिजेंस उनको जानने में। या फिर सी ऑप्शन, इट ओवर एम्फेसाइजेस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। मतलब कि ये क्या करता है, ज्यादा ध्यान देता है किस चीज पर? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पर, व्यावहारिक बुद्धि पर अगर मैं कहूं तो। बताइए एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से। अच्छा, डंके की चोट पर लॉक कर दें, आशीष कह रहे हैं ए ऑप्शन को। चलिए देख लेते हैं, आवाज तो आ रही है, देखते हैं एक बार। और बताइए, और बाकी लोग बताइए। बी डी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। आंसर जो होगा इसका वो होगा ए ऑप्शन, मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट्स प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज अ होल। इसको 2-3 ग्राउंड्स पर क्रिटिक किया गया इस थियरी को। एक तो ये कहा गया कि अगर ये इंटेलिजेंस है तो इनको आईक्यू के थ्रू क्यों नहीं जांचा जाता, और फिर साथ में ये भी कहा गया कि जब आप इनको जांच नहीं सकते, ऐसा भी तो हो सकता है ये टैलेंट्स हों अलग अलग लोगों में 8 प्रकार के। जैसे किसी के कोई सिंगिंग में भी थोड़ा अच्छा हो सकता है, किसी को थोड़ा सा मैथ्स में भी इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को थोड़ा सा साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब इस तरीके से टैलेंट्स भी तो हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया गया इस एक ग्राउंड पर। दूसरा ग्राउंड ये था कि इसके जो एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं वो मिल नहीं पाए बहुत ज्यादा, लेकिन बिल्कुल ही नहीं मिल पाए ये कहना गलत होगा। इसलिए अगर ए नहीं होता तो हम डी पर जाते, ठीक, कि इसको प्रॉपर तरीके से आप कैसे प्रूव करेंगे। तो वो एक छोटी सी बात हुई। जो आंसर है, आवाज क्लियर नहीं है आपके फोन में, या तो इंटरनेट की समस्या है या कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रुझान ढूंढ पाए या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पे इन्होंने बात की हो। इनको 8 बुद्धि ना मान करके लोगों ने कहा कि टैलेंट्स भी तो हो सकते हैं अलग अलग, जरूरी नहीं है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इस तरीके की हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अभी अवेलेबल नहीं है तौफीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लीस्ट लाइकली टू बी अ करेक्ट मैच। मतलब कि इनमें से जो ये सारे पेयर्स दिए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा होगा जो सबसे कम सही हो सकता है। मतलब लीस्ट लाइकली टू बी अ करेक्ट मैच, सबसे कम सही आप किसको कहेंगे?
बताएं एक बार। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन एंटर इन चॉम्स्की द वर्ल्ड विद सर्टेन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज। चॉम्स्की कहते हैं कि कुछ एक आइडिया होता है उनको लैंग्वेज का। या फिर लैंग्वेज एंड वाइगोस्की कहते हैं लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली टू डिफरेंट एक्टिविटीज। देखो ये थोड़ा सा ये जो लाइन है ये नीचे आनी चाहिए थी, तो इसको यहां से कनेक्ट करके पढ़ लेना, ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली टू डिफरेंट एक्टिविटीज, बात तो सही है, वाइगोस्की ने कहा है ऐसा। लैंग्वेज इज कॉन्टिंजेंट ऑन थॉट, मतलब थॉट पर निर्भर है। या फिर लैंग्वेज इज स्टिमुलाई इन एनवायरमेंट। किसको आप लीस्ट सही मानेंगे, सबसे कम सही किसको कहेंगे आप? देखो बी कई लोग ऑप्शन में लगा रहे हैं, बी कैसे हो सकता है? वाइगोस्की तो कहते ही हैं कि इनिशियली शुरुआत के 1.5-2 साल तक क्या है, थॉट अलग है और लैंग्वेज अलग है, फिर बाद में जाकर के मर्ज होते हैं दोनों, ठीक। तो ये पैरेलल चलते हैं, ये बात तो सही है। और पूछा है गलत क्या है, ठीक। चॉम्स्की भी जो कह रहे हैं यहाँ बात ठीक है, एक जनरेटिव ग्रामर है आपके ब्रेन में जो आपको मदद करती है रूल्स को जनरेट करने में। लैंग्वेज इज कॉन्टिंजेंट, ये भी बात सही है। स्टिमुलाई बात वाली जो बात है वो गड़बड़ है यहाँ। वो कहते हैं रीइंफोर्समेंट के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू आप सीख सकते हैं, अगर हम बात करें लैंग्वेज की बीएफ स्किनर को लेकर के। तो आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई? बात विचार पर निर्भर है, ऑब्वियसली निर्भर है विचार पर भाषा, या भाषा विचार से पहले, सॉरी विचार पहले आता है, भाषा विचार पर निर्भर रहेगा, मतलब ही वो है कि विचार इंपॉर्टेंट है, विचार से भाषा आएगी। तो इसलिए सी को गलत नहीं कह सकते हम। गलत पूछा है, लीस्ट पूछा है, जो बेस्ट है वो नहीं पूछा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, फीचर्स असाइंड ड्यू टू सोशल रूल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट आर कॉल्ड। मतलब सामाजिक भूमिकाओं के कारण आपने कुछ भूमिकाएं बना दी, कुछ जिम्मेदारियां आपने सौंप दी, ना कि जैविक भूमिकाओं के आधार पर, ठीक है। हिंदी के ट्रांसलेशन को तो माफ ही करके चलिएगा, बस समझने के लिए रखिएगा। ये आपकी ऐप आएगी उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बताइए अक्षय, जेंडर रोल एटीट्यूड्स कहेंगे, जेंडर रोल स्ट्रेन कहेंगे, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप कहेंगे, या जेंडर रोल डायग्नोस्टिसिटी कहेंगे? आंसर कीजिए थोड़ा सा। सी ऑप्शन, मतलब जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, एग्जैक्टली। जब आपने समाज के आधार पर, यानी कि सोशल रूल्स के आधार पर कि महिलाएं जो है घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर जाकर के काम करेंगे, ये क्या है, समाज ने भूमिकाएं बनाई थी, उनको ही आपने अपना लिया, ना कि बायोलॉजिकल एंडोमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। बायोलॉजिकल एंडोमेंट क्या है कि जो आपकी फीमेल है वो मतलब बच्चों को जन्म देंगे, ये क्या है, एक बायोलॉजिकल एंडोमेंट है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचर से ही वैसा है, ठीक। लेकिन आप ये कहें कि झाड़ू जो है वो पुरुष नहीं लगा सकता, तो ये क्या हुआ, ये आपने सोशल भूमिकाओं में बांध दिया। दैट मीन्स इसी को हम जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, मतलब ये सभी जो है असेसमेंट एज लर्निंग को प्रमोट करते हैं, किसी एक बात को छोड़ के। एक्सेप्ट का मतलब नॉट ही मान लिया करो, लीस्ट ही मान लिया करो। और आंसर कीजिए एक बार। अच्छा बहुत बढ़िया उषा जी। पहला ऑप्शन है टेलिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक। आप कहेंगे देखो बताओ एक बार आपको कहाँ समस्या आई है। या फिर जनरेटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस, एक सेफ एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां बच्चे कुछ चांस ले सकें, कुछ अपने मन का इनिशिएट कर सकें। या फिर टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, उनको कहें कि एक बार प्रकाश डाल के देखो, रिफ्लेक्ट करके देखो जो पढ़ाया है वो किस हद तक समझ आया और कहाँ समस्या है। या फिर डी ऑप्शन, टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके आप बच्चों को टेस्ट करें, चेक करें उनको। बताइए एक बार क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया जसमीत, वेलकम है आपका। आंसर कीजिए फटाफट से लाइक और शेयर करने के बाद। डी होगा इसका आंसर। देखो लगातार बार बार हर बार आप सिर्फ टेस्ट करते रहें, ये नहीं होगा इसका मेन मुद्दा, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंटली क्या करना, टेस्ट करना बच्चों को, ये मेन मुद्दा नहीं है कि हर टाइम आप टेस्ट कर रहे हैं। ये असेसमेंट एज लर्निंग नहीं है। असेसमेंट एज लर्निंग है जब बच्चों को मौका मिले खुद के लिए फीडबैक लेने का, वो देख पाए, वो सेल्फ असेस कर पाए कि उसमें कमी कहाँ है, वो कैसे सीखता है। तो बाकी ये तीनों चीजें ठीक हैं। ये इंटरनल फीडबैक वो ले पाए, बता पाए बच्चा कि भाई मुझे यहाँ समस्या है, ऐसे ऐसे है। सेफ एनवायरनमेंट हो जहां वो खुद से इनिशिएट कर सके,
और अपने जो भी पढ़ाया गया उस चीज पर वो रिफ्लेक्ट करके देखे स्वयं से। मतलब बच्चा एक्टिव है ड्यूरिंग प्रोसेस है, जब आप लर्निंग के दौरान क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं बच्चे को। ठीक है, बहुत बढ़िया मधु वर्मा जी, बहुत महीनों बाद जुड़ी आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा। किसको आवाज नहीं आ रही है? असेसमेंट एज लर्निंग मतलब सेल्फ, खुद बच्चा असेस करे या पीयर्स के साथ असेसमेंट करे। ठीक, विच मतलब आप उसको फ्री छोड़ रहे हैं, चाहे वो फीडबैक देने के लिए हो, चाहे आप उसको कुछ चांस लेने के लिए हो, चाहे वो अपनी लर्निंग पर रिफ्लेक्ट करने के लिए हो। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मैक्सिमाइज लर्निंग, इनमें से कौन सी एक चीज अप्रोप्रिएट या मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी लर्निंग आपकी ज्यादा से ज्यादा हो, इस चीज के लिए कौन सी एक बात सबसे बेहतर होगी? मोस्ट, देखो इसको ध्यान से पढ़ लिया करो, मोस्ट, लीस्ट, नॉट, एक्सेप्ट, इनको पढ़ करके नंबर बचाए जा सकते हैं पेपर में। पहला ऑप्शन है टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज ऑफ हर स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टाइल। जो टीचर है वो आइडेंटिफाई करे अपने कॉग्निटिव स्टाइल को, उनका संज्ञानात्मक स्तर किस तरीके का है, वो किस तरीके से चीजों को सिखा सकती हैं ज्यादा बेहतर, और बच्चों के कॉग्निटिव स्टाइल को कि वो कैसे सीखते हैं। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट शुड बी स्मूदन्ड बाय पेयरिंग सिमिलर स्टूडेंट्स। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको आप स्मूथ बना दो, एक जैसा कर दो, मतलब खत्म करने की बात हो रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। या फिर सी ऑप्शन, टीचर शुड फोकस ओनली वन लर्निंग स्टाइल टू ब्रिंग ऑप्टिमम रिजल्ट। सिर्फ एक ही प्रकार के बच्चों पर, मतलब सिर्फ विजुअल पर ही फोकस करे, जो देख करके सीखते हैं उनको चार्ट से ही सिखाता रहे, बाकी बच्चों पर फोकस ना करे। या फिर डी ऑप्शन, स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड शुड बी केप्ट इन द सेम क्लास टू अवॉइड डिफरेंस इन ओपिनियन। मतलब कि जो सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको आप अवॉइड करें कि वो किसी बात पर अपना फीडबैक दे पाए। देखो सीटेट का भी कोई, रहीम धन्यवाद, सीटेट का अभी तक कोई अता पता नहीं है, 1-2 दिन में फाइनल हो ही जाएगा 100%, और मुझे तो लगता है अभी भी बहुत कम चांसेस है। आप कैसे ले लेंगे, कम से कम 15 दिन पहले तो कुछ क्लियर होता। ठीक, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मैक्सिमाइज कैसे कर लेते हैं लर्निंग को, आप कैसे कर सकते हैं मैक्सिमाइज लर्निंग को? तो इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए एक ही भला ऑप्शन है यहाँ, जिसको हम ए ऑप्शन कह सकते हैं। टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज ऑफ हर स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टाइल। भाई वो कैसे सिखाना ज्यादा बेहतर सिखा सकती हैं और बच्चे कैसे ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं, उनका क्या स्टाइल है। बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रतीक पॉसिबल नहीं है ना, अभी भी आप कई हजार में जुड़े हुए हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट शुड बी स्मूदन्ड, आपका काम जो है वो बच्चों को, एक जैसे बच्चों को एक साथ रख के इंडिविजुअल डिफरेंसेस खत्म करना नहीं होता। फिर है टीचर शुड फोकस ऑन ओनली वन लर्निंग स्टाइल, सिर्फ एक लर्निंग स्टाइल पर अगर आप फोकस करोगे तो ऐसा भी बच्चा होगा जिसको करके ज्यादा अच्छे से समझ में आता होगा, जिसको सुन के ज्यादा अच्छे से समझ में आता होगा, जिसको देख के ज्यादा अच्छे से समझ में आता होगा। यानी कि सिर्फ आप एक पर फोकस नहीं कर सकते, लर्निंग स्टाइल्स को आपको मर्ज करना होता है या फिर नीड के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड शुड बी केप्ट इन द सेम क्लास टू अवॉइड डिफरेंस इन ओपिनियन। मतलब कल्चरल बैकग्राउंड मतलब जो एक जैसी संस्कृति के बच्चे हैं या एक स्टेट के बच्चे हैं उनको आपने एक क्लास में रख लिया, बाकी बच्चों को आपने एक में रख लिया, कि ओपिनियन अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म कराने की बात कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ सिंपली गलत है। ठीक है, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया टेक गुरुजी। अच्छा, चारों ऑप्शंस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं बची क्या? आप बहुत स्मार्ट हो गए आजकल। एन इंक्लूसिव, अच्छी बात है। एन इंक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्सेप्ट। एक इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी स्कूल जहां हर तरीके के बच्चे को इंक्लूड किया जाना चाहिए। 5 नंबर का टॉपिक है, सीटेट में बदलता नहीं है, कभी पूछा जाएगा आपसे, बताइए एक बार। बहुत बढ़िया सोनम। पहला ऑप्शन है डू वी बिलीव दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न, डू वी वर्क in teams to plan and deliver learning enabling environment, do we properly segregate special children from normal to provide better care, या फिर do we adopt strategies catering for the diverse needs of students। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तभी ठीक होगा, नहीं तो इसमें गलतियां बहुत होने वाली हैं, बहुत होने वाली हैं। बहुत बढ़िया उमेश जी, आंसर कीजिए फटाफट से। थैंक यू स्नेहा। क्या होगा इसमें आंसर? An inclusive school reflects on all the following questions except।
जो एक समावेशी स्कूल है वो सभी चीजों पर रिफ्लेक्ट करेगा, किसी एक चीज को छोड़ करके, यानी समावेशी स्कूल के बारे में कोई एक बात गलत है। देखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न, ये माना जाता है। डू वी वर्क इन टीम्स टू प्लान, ठीक है। डू वी प्रॉपरली सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। मैंने जब भी जितनी भी बार आपको इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्कस किया होगा, एक वर्ड कहा होगा, सेग्रीगेशन, सेपरेशन, अलगाव, अलग थलग करना। सेग्रीगेशन और इंक्लूजन दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। मतलब इंक्लूजन का मतलब है इंक्लूड करना, सेग्रीगेशन का मतलब है अलग थलग कर दो, इनको स्पेशल स्कूल में ही पढ़ा दो ना, अलग रखो इन्हें, ठीक। तो सेग्रीगेशन हम कभी नहीं करते इंक्लूसिव क्लासरूम में। हम सबको, सभी के लिए शिक्षा की बात होती है इंक्लूसिव क्लासरूम में। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, यानी कि प्रतिभाशाली छात्र हैं, क्या हैं? देखिए एक बार, कन्वर्जेंट थिंकर होंगे, डाइवर्जेंट थिंकर होंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे, या बहुत डिफिकल्ट वर्किंग होंगे, मतलब पता नहीं पहाड़ तोड़ रहे होंगे। बताइए कुमार प्रदीप जी। एग्जैक्टली नेहा, इसमें अलग करने की बात हम नहीं करते, अलगाव की बात नहीं करते। पैशनेट एजुकेटर, हिंदी भी एक बार देखिए, आकांक्षा देखेंगे एक दिन हिंदी को भी। मैं कोशिश करती हूँ कि ट्रांसलेट करके समझ में आ जाए, बेशक अगर कुछ मिस्टेक है टाइपिंग में तो, क्योंकि टाइम की तंगी के कारण हो जाता है वैसा। मैं ठीक हूँ सुष्मिता जी। डाइवर्जेंट थिंकर, एग्जैक्टली। देखो, जो गिफ्टेड बच्चा है वो सिर्फ एकेडमिक्स की फॉर्म में ही नहीं होता। हालांकि आईक्यू के टर्म कहते हैं कि भाई 140 प्लस हो, यानी किसी एक क्षेत्र में बहुत ही विशेष हो ये, तो हम उसको उस बेसिस पे गिफ्टेड कह रहे हैं। चाहे वो फिर आपका, मतलब जो गिफ्टेड है वो क्रिएटिव होगा ऐसा कहा जाता है, वैसे जरूरी नहीं है, बट किसी एक फील्ड में क्या है, वो डाइवर्जेंट थिंकर जरूर होगा। उसकी जो सोच है वो सिकुड़ती हुई नहीं होगी, वो दिशाओं में सोच पाएगा, मल्टीपल सॉल्यूशंस सोच पाएगा, क्योंकि उसका जो हायर मतलब मेंटल एबिलिटी है वो अच्छी है। और सारे डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव हो ये जरूरी नहीं है। देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग कोई भी कर सकता है, या जिनकी मानसिक क्षमता अच्छी है, गिफ्टेड है, कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा क्रिएटिव भी हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी में ही बदल जाए जरूरी नहीं है। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, इतनी बात पक्की है, ठीक है। बात यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका, समझ गए होगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 है, The conclusion children can learn violent behavior depicted in movies may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist। मतलब अगर मैं बात करूं तो एक कंक्लूजन है, यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे वायलेंट बिहेवियर यानी आक्रामक व्यवहार को पिक्चर में यानी मूवीज में देख करके, फिल्मों में देख करके सीख सकते हैं। मृजुला, आपको वहां जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां जाना पड़ेगा आपको अनअकैडमी पर, वहां सर्च करोगे तो मिल जाएगा। हिमांशी सिंह, सौरभ, धन्यवाद। देखिए एक बार, वायलेंट बिहेवियर मूवीज में देख करके बच्चे सीख सकते हैं, आक्रामक व्यवहार, वो जो कबीर सिंह में मारधाड़ दिखाई गई है, हालांकि वो 18 अबव के लिए कर तो देते हैं, बट इंडिया में सब कुछ तो अवेलेबल हो ही जाता है, ठीक। तो उससे बच्चे आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं। ये बात कौन सी एक थियरी कहेगी, या कौन व्यक्ति कहेंगे? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहेंगे, जेबी वॉटसन कहेंगे, एल्बर्ट बेंड्यूरा कहेंगे, या जीन पियाजे कहेंगे? बताइए एक बार, नाम ले लिया निशम आपका, ठीक है, बेंड्यूरा कहेंगे, एग्जैक्टली बेंड्यूरा कहेंगे, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिख नहीं रहे हैं, सी ऑप्शन, ठीक, एल्बर्ट बेंड्यूरा। एल्बर्ट बेंड्यूरा कहते हैं इनका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, कि बच्चा जो ऑब्जर्व करता है, जो वो देखता है उसको इमिटेट कर सकता है, मतलब इनको अनुकरण का सिद्धांत भी या सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बोबो डॉल पर। कुछ बच्चों को एक रूम में ऐसी मॉडल को दिखाया गया जिसको पंच करो, जिस एक डॉल को, तो वो खड़ी हो जाती थी वापस से, क्योंकि एक स्प्रिंग जैसा उसमें कुछ था। तो बच्चों ने जब वो देखा, तो जिन बच्चों ने वो मारने वाला सीन देखा, वायलेंट बिहेवियर देखा, उन्होंने वही रिपीट किया। जिन्होंने वो जो एक सॉफ्ट और केयरिंग वाला देखा, उन्होंने वो किया। मतलब देख करके हम सीखते हैं, इमिटेट करते हैं, हम पर प्रभाव पड़ता है जो हम देखते हैं उसका। ये बात बेंड्यूरा कहेंगे। ये था वो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। और अगर मैं बात करूं तो वाइकेरियस लर्निंग की भी यही बात करते हैं। वाइकेरियस मतलब इनडायरेक्ट, जो आपके सामने नहीं। मान लीजिए किसी एक और आपके बराबर में बच्चा बैठा था, उसको डांट पड़ गई तो आप अपने आप डर जाते हैं, पूरी क्लास शांत हो जाती है। मतलब आपके साथ नहीं हुआ डायरेक्ट, लेकिन आप पर इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ा है, आप प्रत्यक्ष रूप से। वाइकेरियस लर्निंग, उसकी बात भी बेंड्यूरा ही करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात भी, इमिटेशन की बात भी, है ना, ये सारी बातें बेंड्यूरा ही करते हैं। और 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इनकी लर्निंग में, AR, PR, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट, ठीक है बात।
ये कुछ कुछ चीजें जिनको रिवाइज कर लिया करो, उनकी थियोरी मैंने कराई हुई है, सर्च करके एक बार देख लीजिएगा जो लोग नए जुड़े हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ स्टूडेंट्स रिपीटेडली मेक एरर्स ड्यूरिंग अ लेसन अ टीचर शुड। अगर बच्चे जो हैं वो लगातार क्या है, गलतियां कर रहे हैं किसी एक काम को, किसी एक लेसन को करते हुए। देखो गलतियों से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, गलतियों से एक क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब एरर्स से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और ये आपकी बिल्कुल कॉमन सेंस पर बेस्ड होता है, इसमें आपको कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो एरर की अगर हम बात करें, बच्चे गलतियां करते हैं बार बार किसी एक लेसन को करते हुए, किसी एक पार्ट को करते हुए। कोई बात नहीं खुशबू, पहला ऑप्शन है मेक चेंजेस in the instruction, make changes in instruction, tasks, timetable or sitting arrangements, leave the lesson for the time being and come back to it after some time, identify the erring students and talk to principal about them। erring होता है पापी बच्चे, बच्चे को आप पापी नहीं कहते, दुष्ट नहीं कहते, ठीक, बच्चा भगवान का रूप होता है, और आपकी पेडागोजी में अगर आपको एक नंबर लेना है तो फिर तो और ज्यादा है, वैसे तो रियल में भी होना चाहिए। फिर है मेक अर्निंग स्टूडेंट्स स्टैंड आउटसाइड दी क्लासरूम। फिर से ये वर्ड जहां दिख जाए ना, पूरे इंग्लिश पेडागोजी हो चाहे सीडीपी हो, दौड़ लगा देना कि ये ऑप्शन नहीं होगा जब तक ऊपर नॉट ना लिखा हो। ठीक है, तो एक बार बताइए, देखो सारा खेल पेडागोजी में लैंग्वेज को समझने का है। अगर लैंग्वेज कब समझ पाओगे, जब ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, पहले तो थियरीज अच्छे से समझी होंगी और फिर उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से की हो। नहीं तो क्योंकि इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है, मैथ्स नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए, आपका एक नंबर गया। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना जरूरी है। मनोहर जी धन्यवाद। बताइए एक बार, अगर मैं बात करूं, एक बच्चा है जो रिपीटेडली एक लेसन को करते हुए गलतियां करता है, इसका मतलब है कि आपको अपनी इंस्ट्रक्शन में यानी अपने मेथड में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की जरूरत है। जो टास्क आप उसको दे रहे हैं उसको थोड़े नए तरीके से या कुछ और टास्क देके देख लो, या टाइम टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट आगे पीछे कर लो, उस बच्चे को आगे बिठा लो या किसी ऐसी जगह बिठाओ जहां वो कंफर्टेबल हो। टाइम टेबल में थोड़ा बहुत चेंज कर लो, उसको थोड़ा ज्यादा समय दे दो, कई बार फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो। ठीक है, तो आप खुद में चेंज करने की बात करते हैं, ना कि बच्चे में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया निशा माथुर, क्लियर हो गई बात। ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम के लिए लेसन छोड़ दो और फिर आ जाओ, बाकी के दो तो होंगे ही नहीं। तो ऑप्शंस को हटाना अगर हम सीख जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन। भैया पेपर आ रहा है 5 जुलाई को, मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता है। तो 5 जुलाई को अगर एग्जाम है तो आपको हो रही है टेंशन, एंजाइटी हो रही है आपको, है ना। तो उस एंजाइटी से बचने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए क्या चीजें की जा सकती हैं? एक्सेप्ट, अब समझ जाओ, एक्सेप्ट लिखा है तो नॉट मान लो, लीस्ट मान लो, और जहां लीस्ट, एक्सेप्ट, नॉट दिखे, कान खड़े करके एकदम 3 इडियट वाले और ध्यान से आंसर करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फैमिलियराइजिंग विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। आप पैटर्न से परिचित हो, आपको पता ही नहीं है कि 150 नंबर में कैसे क्वेश्चन आता है। आधे लोग वहां इंग्लिश लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में उलझे रहते हैं पेपर में। उसका रीजन क्या है? आपने पहले फैमिलियराइज नहीं हुए, आप परिचित नहीं हुए उस पैटर्न से, क्योंकि आप लगे रहे मॉक टेस्ट के चक्कर में, आपने प्रीवियस ईयर को देखा ही नहीं। फिर है, खैर मॉक टेस्ट भी हेल्प करते हैं, बट यहाँ जरूरत नहीं है सीटेट में। मुझे लगता है अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से किए हैं, पहली बात तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 2011 से 19 तक वो भी साल में 2 बार होता है पेपर, उसमें भी पेपर 1 में भी कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है, पेपर 2 में भी, है ना। तो पैटर्न से आप फैमिलियराइज करें। थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट 5-10 ही कर लो, ज्यादा तो नहीं हो सकते। ठीक, ज्यादा सोचना रिजल्ट के बारे में, सपोर्ट सीख करना या एम्फसाइजिंग स्ट्रेंथ्स, मतलब जो सब्जेक्ट आपका बहुत मजबूत है उसको और अच्छे से करना, और वीक वाले को इतना कर लेना कि आपका काम चल जाए। तो ये बात तो सही है, इससे आप अपने एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, सीकिंग सपोर्ट बुरा नहीं होता कभी भी। किसी से बात करना या कभी सपोर्ट लेना या कहीं प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करना बुरा नहीं है ना। घर में भी बैठ सकते हो मम्मी पापा के पास भी। फिर थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, ये है बिल्कुल बोन ऑफ कंटेंशन, ये प्रॉब्लमेटिक चीज है कि यदि आप 24 घंटे ये सोचते रहेंगे कि परिणाम क्या होगा, तो फिर आप एक्शन नहीं कर पाएंगे या आप एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी में आएंगे, है ना। तो एग्जाम से पहले, क्योंकि बाकी चीजें करेंगे तो उससे डायरेक्शन सही होगी। ठीक है, तो टू मच नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कुछ आ गया तो आप मैनेज कर सकते हैं, बट हर टाइम हद से ज्यादा, है ना, अति का तो सब कुछ हो रहा होता है। सिंपल बात। बहुत बड़े गुड़िया जी, देखते हैं, अभी तो कोई कुछ नहीं कह सकता पेपर है कि नहीं, बट मुझे लगता नहीं कि है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो पदानुक्रमित संगठन है किस चीज का? अचीवमेंट गोल्स का, करिकुलर डिक्लेरेशंस का, रीडिंग स्किल्स का, या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स का?
फटाफट से आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये 10 के बाद 12 कैसे आ गया? गिनती भूल गई क्या मैं? हाँ, तो हो सकता है एक क्वेश्चन मिस हो गया बीच में, कोई बात नहीं। हाँ, एग्जैक्टली केदारमल जी, अभी से खुश मत हो कि नहीं ही होगा, बट बहुत कम चांसेस हैं यार। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, मतलब मेरे को देखा है कभी कि चलो पेपर नहीं हो रहा, चलो छुट्टी करते हैं आज, हैं? बताओ एक बार। एग्जैक्टली, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, संज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक, उन्होंने 3 एस्पेक्ट दिए हैं, उसमें कॉग्निटिव है जिसमें ब्लूम ने ही बात की है, बाकी उनके 2 क्रेथवेल और बाकी के 2 लोग उनके एसोसिएट थे। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव यानी संज्ञान की बात हुई है, साइकोमोटर यानी आपके फिजिकल एस्पेक्ट की बात हुई है, और अफेक्टिव यानी आपके इमोशनल एस्पेक्ट की बात हुई है। ठीक, तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही था ऑप्शन में, यानी संज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें उन्होंने 6 लेवल्स दिए हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, उस तरीके की चीजें। अब हम थोड़ा सा इसको भी समझ करके चलेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये है ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये है ब्लूम टैक्सोनॉमी नॉर्मल वाली जो 1956 में आई थी। थैंक यू केदार, वेलकम। देखिए एक बार, ये 1956 में आई थी पीएस ब्लूम, और ये 2001 में इसको रिवाइज किया गया है ना, रिवीजन होते रहते हैं, ठीक, यानी अपडेट होती रहती हैं चीजें। इसमें ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट में है, संज्ञानात्मक पक्ष का ये एक हिस्सा है। साइकोमोटर और अफेक्टिव से पूछ नहीं जाते जनरली, तो आपको सीटेट में वो देखने की जरूरत नहीं है। संज्ञानात्मक पक्ष में, थैंक यू क्रेजी विभू, देखिए एक बार फटाफट से करा दूंगी मैं इंग्लिश पेडागोजी के चैप्टर्स, क्यों टेंशन में रहते हो? जो चीजें कही हैं एक एक हो जाएगा, जितना बोल दिया वो तो होना ही है, कोई बात नहीं खुशबू। दोनों लेवल के लिए है, दोनों लेवल के लिए है, सेम होती है, टॉपिक सेम है आपके पेपर 1 पेपर 2 के, और मेरे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है तो आपके दोनों चीजें ही कवर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ सही बात है। देखिए एक बार, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो पहला है नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पहले आप किसी चीज को जस्ट रिसीव कर लेते हैं नॉलेज की फॉर्म में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने बस याद कर लिया, मीनिंग आपको नहीं पता। फिर कॉम्प्रिहेंशन में आप कॉम्प्रिहेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, मीनिंग समझते हैं, एप्लीकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, एनालिसिस में आप तोड़ करके देखते हैं, सिंथेसिस में आप जोड़ के कुछ क्रिएट करते हैं, और इवेल्युएशन में आप इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं जो भी सीखा। ठीक, इनको बदल करके कर दिया था नॉलेज को रिमेम्बरिंग, ये वर्ब फॉर्म, ये थी नाउन फॉर्म 1956 में, और इनको बना दिया गया वर्ब की फॉर्म। ठीक, सब में आईएनजी लग गया, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग को नीचे ले आए, इवेल्युएशन को ऊपर से यहाँ ले आए, और सिंथेसिस को ऊपर ले गए, क्रिएटिंग हाईएस्ट हो गया। अगर लेटेस्ट पूछे तो क्रिएटिंग हाईएस्ट, अगर नॉर्मल वाला पूछे तो इवेल्युएशन। वो आपको 4 ऑप्शन देख के पता लग जाएगा कि क्या है कहानी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। Even though this was clearly in violation of his safety needs, Captain Vikram Batra died fighting in the Kargil war while protecting his country. He might have, अभी भी सिचुएशन ऐसी चल रही है। देखिए एक बार, अगर हम बात करें तो कैप्टन विक्रम बत्रा को पता था कि ये मेरी सेफ्टी नीड्स के अगेंस्ट है, मतलब मेरी सुरक्षा के अगेंस्ट है, जान जा सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान दे दी, शहीद हो गए लड़ते हुए कारगिल वॉर में। ये बात पता होने के बाद भी क्यों? सॉर्ट नोवल एक्सपीरियंस, उनको कुछ एकदम अलग सा कुछ एक्सपीरियंस करना था। achieved self-actualization, ignored his belongingness needs, wanted to earn a good name to his family. क्या करोगे नेम का अगर आप जिंदा नहीं हो? मतलब अगर देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल इंसान ऐसे ही सोचेगा। बताओ एक बार क्या होगा इसका आंसर? सिंपल बात है। क्या हुआ ग्रजेश, कहाँ दुखी हो, क्या हो गया? एरिंग मीन्स दुष्ट बच्चे, पापी बच्चे, किसी ने पूछा हुआ है अभी, ठीक है आदर्श? आंसर क्या होगा? अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्मसिद्धि की प्राप्ति। हाईएस्ट पोटेंशियल मेरा क्या हो सकता है कि मैं अपने देश के लिए जितना हो सके मैं पूरा डिवोट करूं खुद को, चाहे जान भी चली जाए, तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेफ्टी नीड्स को भी क्रॉस कर दिया, ठीक है बात? तो ये कहानी है, ये हमने समझा था, ये वही है जो नीड की हायरार्की है ना आपकी। नीड की हायरार्की से 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं, पेपर 2 में आए हैं। और अगर मैं बात करूं हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का अनुक्रम, मोटिवेशन की थियरी है ये अब्राहम मैस्लो की, जो कहते हैं कि हम एक लेवल पे जब पूरा होता है तो हम नेक्स्ट लेवल पे मोटिवेट होते हैं जाने के लिए। ठीक, 5 लेवल्स हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान वाली, ठीक। फिर आपकी दूसरी है सेफ्टी नीड्स, कि भैया हमारी जो सेफ्टी है
है ना, पर्सनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, एक हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एक फैमिली हो, एक इंटीमेट रिलेशनशिप हो, या सेंस ऑफ कनेक्शन आपको फील हो, यार दोस्त एंड ऑल, ठीक। सेल्फ एस्टीम है कि आपको रिस्पेक्ट फील हो समाज में, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, आप किस चीज के लिए बने हैं, वो वाली चीज, ठीक। तो उनका लेवल जो रहा होगा वो यही रहा होगा। और कल जो एक क्वेश्चन हमने किया था कि एक माँ की अपने बच्चे को बेचने की खबर आई क्योंकि भूख से मर रही थी वो, तो वो उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी, शारीरिक आवश्यकताएं, ठीक है बात। हाँ ज्योति बत्रा जी बताइए क्या सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सी एक चीज जो है वो सही तरीके से मैच्ड है। रूबी आंसर कीजिए। फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरमेंट और डेवलपमेंट से होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन से आएगा, सोशल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से आएगा, मॉरल डेवलपमेंट मैचुरेशन से आएगा। एक बार आंसर कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कीजिए आंसर। ठीक है जी, मैं हिंदी में ज्यादा यूज करूंगी। गोपाल शुक्ला जी, ओ ग्रेट। हामिदा बेगम, आंसर कीजिए क्या होगा। सोशल डेवलपमेंट आपका एनवायरमेंट से होता है फॉर श्योर, पूरे तरीके से। सामाजिक जो विकास है वो पर्यावरण से होगा, पर्यावरण से। कॉग्निटिव जो है वो मैचुरेशन से होगा, टोटली मैचुरेशन से नहीं होता कॉग्निटिव, आपकी स्किल्स से भी होता है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक्टिविटी से भी होता है, प्याजे ने 4 चीजें बताई हैं। फिजिकल जो है वो एनवायरमेंट से हो नहीं, आपके जीन्स भी इंपॉर्टेंट है ना। आपकी हाइट एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकती अगर आपने वो जीन्स जो है छोटे वाले किए हुए हैं एक्वायर। मॉरल जो है, मॉरल भी समाज से एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा सोशल डेवलपमेंट वो एनवायरमेंट से कनेक्टेड है, सीधा सीधा, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। डिस्लेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया में क्या डिफरेंस है, मैं अभी बता दूंगी किंजल, लास्ट में बता दूंगी। डिस्प्रेक्सिया और डिस्लेक्सिया पूछा है ना, अभी करेंगे डिस्कस। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर डिस्प्रेक्सिया समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रही हैं आप इंस्टा पे भी पूछा है आपने, यार नहीं देख पाती हूँ मैं मैसेजेस। A teacher shows 2 identical glasses filled with an equal amount of juice in them. She empties them in 2 different glasses, one of which is taller and the other one is wider. She asks her class to identify which glass would have more juice in it. Students reply that the taller glass has more juice in it. Her students have difficulty in dealing with. इन बच्चों को किस चीज से डील करने में समस्या हो रही है, बताएं एक बार। थैंक यू हर्षा। देखिए एक बार आंसर कीजिए, क्वेश्चन देखिए एक बार। अगर मैं बात करूं, एक टीचर है, 2 आइडेंटिकल ग्लासेस में भरा हुआ था सेम जूस, फिर उन्होंने क्या किया, एक चौड़े बर्तन में कर दिया और एक टॉल ग्लास में। अब बच्चों ने कहा कि इसमें ज्यादा है जो टॉल है, मतलब उन्होंने हाइट पर ही फोकस किया उस ग्लास के। तो बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना नहीं तो गलत हो जाएगा। हर स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विद, किस चीज को डील करने में डिफिकल्टी हो रही है ये बताइए। थैंक यू मोनिका। हाँ गड़बड़ कर रहे हो भाई। अच्छा निशा जी, नहीं करेंगे संदीप लॉक। डिसेंटरिंग, डिसेंटरिंग, इसको विकेंद्रीकरण लिख लेना हिंदी में काट करके। अगर बच्चा, आपने मान लीजिए ये बॉटल है, ठीक है, ये हमारी 2 बॉटल है, दी बॉटल बोलते ना ऐसे बिल्कुल डेफिनेट आर्टिकल वाली, तो ये हमारी लेट्सलन की बॉटल है। और इस बॉटल में से, अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा सामने, मान लीजिए एक ये 1 लीटर की बॉटल है, एक चौड़े बर्तन में डाल दिया पानी को, 1 लीटर को, ठीक है, डीओ की बॉटल में डाल देते हैं। फिर उस केस में क्या होगा, बच्चों को आपने दिखाया, वो कहेगा जो वाइडर है, जो चौड़ा बर्तन है उसमें कम है, इसी में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो इसकी एक ही चीज पर फोकस कर पाता है, वो डिसेंटर नहीं कर पा रहा, मतलब सेंटरेशन है, केंद्रीकरण है, सिर्फ हाइट पर फोकस है। अगर सिर्फ हाइट पर फोकस है तो क्या होगा, कंजर्वेशन नहीं आया बच्चे में, ठीक है बात। कंजर्वेशन अगर नहीं आया तो कहानी क्या होगी, इसका सिंपल सा मतलब है बच्चे किस चीज में डिफिकल्टी हो रही है, उनको किस चीज को डील करने में, डिसेंटरिंग को, डिसेंटर नहीं कर पा रहे, वो विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रहे, एक एस्पेक्ट पे ही फोकस है, किस पे, कि बस हाइट पर,
बाकी ये नहीं देख रहे कि इसमें क्वांटिटी तो उतनी ही है अगर 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे दुनिया के किसी बर्तन में डाल दो, ठीक। तो उनको डिसेंटरिंग में प्रॉब्लम है, वो एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं, टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट है उनमें, सेंट्रेशन है, मतलब सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस कर पाते हैं वो, ठीक है बात। होपफुली ये जो बात है वो सही हुई होगी और ये पीडीएफ आपकी शेयर हो जाएगी। आउट ऑफ 15 नहीं, आउट ऑफ 14 ही कहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में नंबरिंग में मैंने गलती की है। तो आउट ऑफ 14 आपके कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल